दोनों का चैप्टर बराबर चल रहा है, 1 और 2 का एकदम सिमिलर चल रहा है। कल उनकी क्लास हुई नहीं, आपकी क्लास हुई। कल वो पिज्जा खाते रहे तो कल क्लास हो नहीं पाई वहां। आपका पिज्जा देर से आया, तब तक मैं पढ़ा चुका था, तो कल 2 में क्लास ही नहीं हुई। तो अब आप दोनों लोग बराबर हो गए, पहले वो एक क्लास आगे चल रहे थे। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, कल ठीक है। पार्ट देखो, ऐसा नहीं होता है। यदि आप एक दिन नहीं पढ़ते हो तो कोई सिलेक्शन नहीं रुकता है। तो कभी कभी मान लो बच्चे मस्ती कर लेते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ? मैंने आपको पहले ही बताया है, बेकार निकम्मे आवारा लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं होता है। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे उसी दिन काबिल होगे, उससे पहले कोई नहीं। झूठ में बोलता नहीं हूं ज्यादा। इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ा दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा दिया। परेशान ना होइए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए जो भी अच्छा कुछ किया जा सकता होगा वो जरूर किया जाएगा, खाने से नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ, खाने पीने वाली चीजें तो बहुत छोटी चीजें यार। तुम्हारे पास यदि बहुत सारे पैसे होंगे तो डेली खा पी लोगे, नहीं होंगे तो टेंशन तो ही है। तो हम मेन सोर्स पे लगते हैं। आपका मेन सोर्स सही रहेगा तो पूरी जिंदगी मस्ती करो, ठीक है ना। तो छोटे मोटे सोर्स पे लगना ठीक बात नहीं है। तो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा, ऐसा नहीं, सारी चीजें की जाएंगी। पार्टी भी आपको दी जाएगी, ठीक है, मगर पार्टी एजुकेशनल पार्टी होगी वो। अब एजुकेशनल पार्टी कैसी होती है वो आपको बताया जाएगा 20-25 दिन पहले। नहीं नहीं, सिलेक्शन से पहले भी एजुकेशनल पार्टी देंगे। एजुकेशनल पार्टी जैसे ऐसे होती है कि आज 8 घंटे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ये एजुकेशनल पार्टी। तो इस तरह की पार्टी एजुकेशनल पार्टी है। जैसे होता है ना, आज पूरे दिन मस्ती करेंगे, तो ये हुई हमारी इंजॉय वाली पार्टी। तो यार हम लोग तो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम एजुकेशनल पार्टी देते हैं कि चलो आज हम लोग 8 घंटे बायो करेंगे, चलो आज घंटे केमिस्ट्री करेंगे। तो ये, तो आप लोगों को ऐसे दिन जरूर देंगे कि आ जाओ सुबह से, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के आज 400 क्वेश्चन बोर्ड पे करते हैं। 3-4 घंटे किया, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 3-4 घंटे किया, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 3-4 घंटे किया, फिर 15 मिनट का ब्रेक। हाँ, और क्या। देखो यार, देखो मैं जितनी बातें बोलता हूं उसमें से 99% बातें पूरी करता हूं। आपको यदि मैंने बोला होगा कि हाँ इस दिन ये चीज मिलेगी तो मिलेगी, इस दिन ये सिलेबस खत्म होगा तो खत्म होगा, ठीक है। कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। जो कहा है उसमें 90-80% तक पूरा, 90% 95% तक कर ही देता हूँ। झूठ इंसान सारे बोलते हैं, मगर इस जगह खड़े होकर झूठ नहीं बोलता। ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलता हूँ, इंसान की प्रॉपर्टी है एक झूठ बोलना, तो वो तो मैं भी बोलूंगा, है कि नहीं। इंसान तो मैं भी हूं यार। मगर हाँ, बच्चों से कम बोलते हैं। बच्चों से कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर डिपेंड होता है टीचर पे। भाई किसी ना किसी को किसी ना किसी पे विश्वास रखना ही पड़ता है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पे पूरा विश्वास रखता है, उसके पीछे यही रीजन होता है कि हाँ माँ बाप ने कहा ये चीज खराब है तो वो कहता है खराब है। मगर अब माँ बाप का भी फर्ज होता है कि बच्चे से विश्वास को बनाए रखना, कि आप उसको वही चीज बोलो कि ये खराब है जो खराब है। नहीं तो 10 दिन बाद तो वो जान ही जाएगा भाई, धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो अपने हिसाब से सोचेगा कि अच्छा यार ये तो फर्जिम बताते हैं खराब, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो फिर वो शक करके सोचेगा कि यार ये खराब कर रहे हैं, हो सकता है ये अच्छी हो। नहीं तो वो बिलीव पे चलेगा। तो अपना रूल यही है कि यदि आपसे कहे तो पूरा करें। जैसे बच्चे को भी 100% विश्वास रहे, ठीक है, हमें भी विश्वास रहे, तो हम बिलीव पे ही खेलते हैं। तो आपसे जो कहेंगे वही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब जो कहेंगे नहीं वो करेंगे नहीं। तो कल आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा दिया था ना, ध्यान है ना।
तो देखो किसके, अरे यार हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम के। वो यार पीपीटी फिर इसने ये लगाई है, तो कोई बात नहीं, कल करा देंगे। कल मुझे याद दिला देना पहले। उसने फोन किया कौन सी पीपीटी लगा दूं, तो मैंने उसको सारी बात भेज रखी है। तो मैंने कहा आयनिक इक्विलिब्रियम लगा दो, तो उसने आयनिक इक्विलिब्रियम टांग दी। तो करा देंगे। वो हमारे 10 क्वेश्चन पीछे के रह गए, है ना, ली चटेरियल प्रिंसिपल वाले। कल मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की पीपीटी लगवा दूंगा पहले, और उसके बाद ये लगा दूंगा। चलो अब देखो जरा यार, अब आप लोग मुझे कुछ समय दो। इस चैप्टर में क्या है, हम लोग थोड़ा शांत ज्यादा रहेंगे। वैसे तो हर चैप्टर में यही होता है ना। इस चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो बता दूंगा, मगर बेचारा बच्चा थोड़ा सोचेगा समझेगा, अप्लाई करने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन ज्यादा करेंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो देखो के ए और के बी क्या होता है इसके बारे में समझाता हूं। देखिए, मैंने सपोज किया कि कोई वीक एसिड है, वीक एसिड, वीक एसिड है HA। अब यार वीक है तो पार्सली डिसोसिएट होगा, उसमें इक्विलिब्रियम आएगी ऐसे। कहीं पर भी इक्विलिब्रियम आई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, है ना। अब जरा देखो, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, वीक एसिड का डिसोसिएशन पढ़ रहे हो, तो स्पेसिफिक रिएक्शन हुई ना कि वीक एसिड का डिसोसिएशन है। इसलिए क्या करते हैं, रिएक्शन स्पेसिफिक है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। आप तो जानते ही हो, केमिस्ट्री में दादाजी और नानाजी खूब पाए जाते हैं, हर चीज के 10-12 नाम रख देते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम रख दिया के ए, और ये हो गया ऐसे। अब जब आपने इसका सिंबल चेंज किया है तो इसको पुकारने वाला नाम भी चेंज कर दिया होगा, है ना। जैसे कोई कहता है सोना, कोई कहता है बाबू, कोई कहता है इलू, कोई कहता है टीलू। तो उसी तरह से इसका नाम क्या है, इसका नाम है कि नहीं भाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये देखो, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कह रहे हैं इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कह रहे हैं। तो ये जितने भी कांस्टेंट है ना, ये सब डिसोसिएशन सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। ये फर्जी पने में सिर्फ नॉमेनक्लेचर चल रहा है, के ए, के बी, के एस पी, ठीक है, के डब्ल्यू, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो के ए क्या होता है, के ए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आपको दिमाग में ये रखना है। इससे तुम समझ गए कि ये क्या होगा, ये किसी भी रिएक्शन का चेंज नहीं होगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा एक्सेप्ट टेम्परेचर, है कि नहीं। तो इससे तुम समझ गए कि अच्छा ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, क्वेश्चन में कुछ भी करते रहो, क्वेश्चन में कुछ भी करते रहो, ये कभी चेंज ही नहीं होना। इसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्लियर हुई बात। तो के ए क्या होगा, जब भी के ए कहीं लिखा हुआ तो दो बातें दिमाग में रखनी है कि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक और साथ में क्या रखना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड है ये, है ना, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब मैंने जब वीक एसिड का नॉमेनक्लेचर किया तो वीक बेस का भी करना पड़ेगा, नहीं तो भाई गुस्सा हो जाएगा कि मेरे साथ कैसे पार्शियलिटी। तो इसको भी थोड़ा निपटा लेते हैं। तो देखो ये हमारा कोई बेस है, डिसोसिएट हुआ, एक इक्विलिब्रियम आ गई, इक्विलिब्रियम आ गई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया ऐसे। अब ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है कि वीक एसिड का डिसोसिएशन लिखा है, इसलिए हम लोगों ने इसका उठा के भी नॉमेनक्लेचर कर दिया और इसको नाम दे दिया केबी ऐसे। तो ये भी क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये देखिए, अब इसका नाम हम लोग रख देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ये देखो, तो के ए और के बी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, किसके, वीक एसिड और वीक बेस के।
और ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका मतलब इन सब की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो मैंने एक पॉइंट छाप दिया, वैल्यू ऑफ के ए एंड के बी only depend upon temperature। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई कि वीक एसिड का के ए क्या होता है, वीक बेस का के बी क्या होता है। वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसलिए उसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बस हमने सिंबल चेंज कर दिया है, उसको के ए लिख दिया है, उसको के बी लिख दिया और नॉमेनक्लेचर कर दिया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। अच्छा, अब और आओ, नहीं स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं करना, स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं, वो तो 100% हो रही ना, इक्विलिब्रियम आएगी नहीं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बनेगा। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एक और डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नॉमेनक्लेचर अभी दो मतलब पढ़ेंगे, इसमें खूब आएगा इक्विलिब्रियम का नॉमेनक्लेचर। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है। अभी तक जो पढ़ाया है वो ठीक है, पढ़ाया इसलिए कि बच्चे को छोटी छोटी बातों की मीनिंग पता होनी चाहिए। नहीं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की हेडिंग कौन पढ़ाता है, वो तो बच्चे ऑटोमेटिक जानते हैं, मगर नहीं, उसको पता होना चाहिए कि यार डिसोसिएशन कांस्टेंट हर क्वेश्चन में आएगा, तो उसको पता होना चाहिए इससे लेना देना नहीं है, ये कभी नहीं चेंज होगा, इसकी सिर्फ वैल्यू डालनी है। ये तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसको बोला जाता है, इसको समझाते हैं। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये यूज होगा। तो देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए सबसे पहले वाटर के बारे में बताते हैं। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इससे आप क्या समझे, यदि मैंने ऐसा लिख दिया, इससे आप समझ गए कि ये आयन देता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आयन देता है, और वाटर सेल्फ में आयनाइजेशन करता है। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम भी आएगी। हाँ हाँ, और क्या, जो आप पीते हो उसमें तो बहुत सारे आयन होते हैं, क्योंकि उसमें आप जानते हैं मिनरल भी होते हैं, बायो में आपने पढ़ रखे हैं। हम तो प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, उसमें तो सिर्फ एच आयन ओ एच आयन है, मगर जो आप पी रहे हो तो उसमें तो कैल्शियम आयन भी है, मैग्नीशियम आयन भी है, बहुत सारे आयन है। आजकल तो मैंने बिहार में सुना आर्सेनिक भी आ रहा है पानी में, है ना। हाँ, कि पानी में आर्सेनिक है, और आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो बिहार में किसी शहर में मतलब किसी गांव में एक ही परिवार के 11 लोग हैं, 11 लोगों को कैंसर है। हाँ, कहीं मैंने एक न्यूज पढ़ी थी। तो उसका रीजन ये है क्योंकि आर्सेनिक जो है वो एक तो केमिकल से आता है जो बनते हैं, पॉल्यूशन से आता है, तो वो पानी में डिसॉल्व होता है, पानी में डिसॉल्व होकर नीचे जा रहा है। अब अभी वो क्या है, दूसरी तीसरी चौथी लेयर तक है, तो पानी जिसको जितनी जल्दी मिलता है वो उतनी जल्दी अपना पाइप लगा के चालू कर देता है। जबकि पानी जो यहाँ पे चाहिए, बिहार में चाहिए, वो ज्यादा नीचे वाला चाहिए, ऊपर वाला नहीं। और नीचे उसको मतलब बोरिंग करके पानी निकालना चाहिए, जैसे आर्सेनिक वहां कम हो। आर्सेनिक की मात्रा बहुत कम रहती है, 5 माइक्रोग्राम पर एमएल या पर लीटर। यहाँ पे आ रही है 10, 20, 100, 150 ऐसी चल रही है बिहार में। अब सब जगह है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो बस 5 मिनट का खेल देखा था, मतलब न्यूज देखी थी कि क्या चल रहा है। हाँ, मतलब 5 मिनट मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा इसमें हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अब ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं है। बस हमारे पास जो इलाज था, मैंने कहा भाई तुम पानी जो इधर उधर से मंगाते हो उसको बंद करो, ठीक है। मार्केट से जो बड़ी बोतल आती है ना, हाँ, वो 10-5 लीटर वाली है, मैंने कहा वही लाया करो यार। पता चला वही नल का पानी चिपका दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो चलिए उसको छोड़ते हैं। हाँ, वैसे भी आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो तो टेंशन नहीं है, अपना इलाज तो कर ही लोगे। तो देखिए वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। डरना तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कौन डॉक्टर बनने वाले हैं, तुम लोग तो अपना कर ही लोगे। अब तुम लोग बनोगे तो चुन चुन के बदले लोगे, छोड़ोगे थोड़ी ना। अच्छा, इन्होंने तो पार्टी भी नहीं दी थी, पिज्जा भी नहीं खिलाया था, इनकी तो एक किडनी गायब करो जो... अच्छा देखिए, वाटर हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट।
तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्सली आयोनाइज हुआ, एक इक्विलिब्रियम आ गई, यहां तो किसी को टेंशन है नहीं। अच्छा, जब ये पार्सली आयोनाइज हुआ, इक्विलिब्रियम आई, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगेगा। तो हमने कहा भाई लगा लो यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लोगों ने कहा ठीक है यार। अब जरा देखो, वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी और एक चीज जोड़, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसीलिए आप लोग देखो वाटर को इलेक्ट्रोलाइट मानते भी नहीं हो, यदि इलेक्ट्रोलाइट बनाना होता है तो उसमें कुछ डालते हो, है ना, सेल्फ में उसको इलेक्ट्रोलाइट कम मानते हो, क्योंकि बहुत ही पुअर होता है। अब कितना पुअर होता है, आपको एक कंडीशन बता देता हूं, 10,000 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है। 10,000 वाटर लोगे तो एक आयनाइज हो रहा होगा इस फॉर्म में, तो काफी पुअर होता है, मगर है तो है तो है कि नहीं। तो बस यही है कि 10,000 में से एक मॉलिक्यूल होता है, मगर आयन तो दे रहा है भाई, तो इलेक्ट्रोलाइट तो है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, तो क्या है कि वाटर का कंसंट्रेशन वो लगभग कांस्टेंट रहता है। 10,000 में से एक ब्रेक हो गया तो बताओ कितने मॉलिक्यूल बचे, 9,999, तो लगभग तो वही है, तो लगभग वही है, तो इसका मतलब डिसोसिएशन से कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पा रहा है, लगभग कांस्टेंट है। तो उन्होंने देखो क्या किया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम रख दिया Kw और नाम दिया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ बेटा, अरे यार आप जो है ना, आपने अपने टैलेंट का गलत यूज कर दिया है। यदि मान लो 10,000 में एक हो रहा है तो 20,000 में दो होगा, तो उधर भी तो वैल्यू बढ़ गई, 20,000 है, परसेंटेज वाइज तो वो कम ही रहा ना, है कि नहीं, क्योंकि भाई डिसोसिएटेड दो हो गए, तो अनडिसोसिएटेड 19,998 हो गए, तो इधर तो एक बढ़ा, उधर 9,999 बढ़ रहे हैं, तो वो लगभग रिलेटिवली वही आएगा बार बार, है ना। नहीं नहीं, देखो डाउट आउट आप पूछते रहो, मेरी बातों का ना बुरा मानो, ठीक है, डाउट आउट पूछते रहो, क्लास को चलाने के लिए थोड़ा बहुत बोल देते हैं, है ना, नहीं तो 2-4 लोग सो जाते हैं। तो देखो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw है, जिसकी वैल्यू क्या है, ये आई। तो अब आप दिमाग में बैठा लो, भाई क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो Ka, Kb, Kw ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो Kw क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, मैंने कहा था ना यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जरा आप 2-3 बातें मेरी गौर से सुनिएगा। पहला, आप क्वेश्चन में ये देखना कि वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट पूछ रहा है, दोनों में बहुत जरा सा डिफरेंस है। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वाटर का मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर में ये रिलेशन है, ये देखिए। और वाटर का कंसंट्रेशन फिक्स है, प्योर वाटर का, उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो उसका कंसंट्रेशन निकल के आता है, आप देखिएगा। अब गौर सुनो, यदि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछ रहा है तो आयनिक प्रोडक्ट में 55.55 का डिवीजन मार दो, देखो। तो क्वेश्चन में देख लेना कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट पूछ रहा है या वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। उसमें इतना डिफरेंस है कि ये कंसंट्रेशन नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा और इसका कंसंट्रेशन है 55.55, किसी ने कहा सर यार कैसे निकाला, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो मैंने कहा देखो, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, अब प्योर वाटर है और कोई तो है नहीं, सॉल्यूट तो है ही नहीं ना, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। इसका मतलब क्या है, 1 ml में 1 ग्राम है, तो मास कितना है 1 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 1 ml, तो मोलारिटी का फार्मूला चिपकाया, मोल मोल क्या बने 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, मोल ऑफ वाटर, वॉल्यूम वाटर 1 ml, 1 ml को लीटर बनाया। तो ये देखो,
और ये आ गया है। तो यदि कहीं कंसंट्रेशन निकालने की बात आ जाए तो वो कह रहा है कि 1 ml में 1 ग्राम है, तो मास दिया है 1 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 1 ml, मोलारिटी का फार्मूला लगा दो, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कहां है इसमें, तो इसको निकाला तो 55.55 आ गया, वही मैंने यहां चिपका दिया है। तो अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि यदि कहीं पर वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाएगा तो हम वाटर के आयनिक प्रोडक्ट में 55.55 का डिवीजन मार देंगे, है कि नहीं। अच्छा, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा Kw एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो वैल्यू क्या आती है। यहां से अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट चालू हुआ। Kw की वैल्यू आती है 1 इंटू 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 298 केल्विन। क्यों? आपने कहा Kw इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये जो वैल्यू निकाली गई है Kw की, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये किस टेम्परेचर पे निकाली गई है पता होना जरूरी है। रूम टेम्परेचर पे निकाली गई है, अपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री या 298 केल्विन। तो इसका मतलब गौर से देखिए, ये बात आई, क्लियर है ये बात सबको, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा वापस आता हूं, इस रिएक्शन की नेचर बताओ। वाटर में H और OH कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड को तुम ब्रेक कर रहे हो, तो बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सही है, खेल होने जा रहा है, देख लो पहले। अब गौर से बताओ, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन किधर भी हो, है ना। एंडोथर्मिक सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक की साइड जाती है, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फॉरवर्ड जाएगी। हाँ वही गलत बोला, तभी तो सॉरी भी बोला है बात क्योंकि वो गलत निकला ना। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन तो एक ही होती है ना, वो किधर कैसे होगी, तभी तो मैंने कहा कि ये क्या बवाल निकला है, तो फिर मैंने स्टेटमेंट को चेंज किया, है ना। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक की साइड में जाती है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक चाहे जिधर हो, है ना, तो यदि एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो फॉरवर्ड चली गई, एंडोथर्मिक बैकवर्ड है तो बैकवर्ड चली गई। अब यहां किधर है, फॉरवर्ड, तो जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। अच्छा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो HNOHN ज्यादा बनेगा, और HNOHN ज्यादा बनेगा तो भाई की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब देखो, जो Kw होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी, है कि नहीं। तो हम लोग जो सोचते हैं कि Kw एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब तक क्वेश्चन में टेम्परेचर की चर्चा ना की जाए तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम इसको अपनी तरफ से मान के चलते हैं और खूब आराम से यूज करेंगे। जब तक टेम्परेचर की चर्चा ना की जाए तब तक कहीं भी Kw डालना है आप अपनी तरफ से डाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये नोन है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हो। तो किसी ने कहा Kw कितना है, हमने कहा 10 की पावर -14, हमें कोई बात नहीं करनी। मगर किसी ने कहा कि नहीं, Kw कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमें टेंशन होगी, क्योंकि ये वैल्यू 25 पे है, 100 पे नहीं है कि नहीं। तो जब किसी दूसरे टेम्परेचर पे पूछोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब स्टैंडर्ड कंडीशन ये है ना, मगर हम किसी दूसरे टेम्परेचर पे पूछेंगे तो वैल्यू अलग आएगी ना, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यदि टेम्परेचर आपने, गौर से देखो, यदि टेम्परेचर आपने 298 केल्विन से ज्यादा कर दिया तो Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी,
और यदि टेम्परेचर आपने 298 से कम कर दिया तो KW की वैल्यू घट जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से जनरेट होता है कि ये बताओ कि KW की वैल्यू 10 की पावर -14 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ KW एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने आपको वैल्यू दे दी कि ये तो भाई कांस्टेंट है, यही रहेगा। मैंने कहा नहीं यार, ये तो वैल्यू इतनी हो जाएगी। फिर मैंने कहा नहीं, ये इतना हो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये वैल्यू जो है इतनी होगी। तो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी 10 की पावर -14 से ज्यादा होगी। और ये माइनस पावर है, जितनी नीचे जाएगी वैल्यू बढ़ेगी, है ना? तो आंसर क्या आया? हाँ, भावनाओं पे समझना है ना? हाँ, मगर अपनी अपनी भावनाओं को समझना है। तो देखो, KW की वैल्यू 10 की पावर -14 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब वो कह रहा है KW की वैल्यू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ाओ। तो टेम्परेचर बढ़ा तो KW की वैल्यू बढ़ गई। अब पावर निगेटिव है तो जितनी कम होगी उतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो 10 की पावर -14 से सिर्फ एक ही वैल्यू बड़ी लिखी है, C। तो बस यही आंसर होगा। समझ पा रहे हो? तो यार ये हमारी आ गई वैल्यू। तो इस पर क्वेश्चन रहता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, करा भी रहा हूं, मगर वैसे भी होंगे, प्रिंटेड फॉर्म में भी लाया हूंगा मैं। अब जरा यहां पे गौर समझिए, कहानी को थोड़ा और आगे खींचते हैं। आपने कहा, देखिएगा, जितने एचायन इशू हो रहे हैं उतने ही OH इशू हो रहे हैं। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे दोनों के कंसंट्रेशन बराबर होंगे। जितना एचायन आएगा उतना ही OH आएगा, है कि नहीं? क्लियर है? इसका मतलब ये बात मैं लिख दूं तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा कि हमेशा ऑलवेज वाटर के केस में एचायन और OH के नंबर बराबर होंगे। वाटर, प्योर वाटर के केस में कह रहा हूं, ऑलवेज इन प्योर वाटर। सही है? होंगे ये नहीं कह रहा हूं, बराबर होंगे ये कह रहा हूं, क्योंकि एक एचायन आ रहा है, एक OH आ रहा है, सेम नंबर में आ रहे हैं, तो हमेशा बराबर होंगे। कितने होंगे ये नहीं बता रहा, वो कुछ भी हो सकते हैं, मगर होंगे बराबर। तो अब जरा देखो, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले तो भाई आपने कहा KW की वैल्यू ये है और HN और OH के मल्टीपल के इक्वल है। तो यदि मैं इसको ऐसा लिख लूं तो कोई बच्चा बुरा थोड़ी मानेगा, क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन क्या है, बराबर। तो इसकी जगह HN डाल दिया तो HN स्क्वायर, इसकी जगह OHN डाल दो तो OHN स्क्वायर। तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, है कि नहीं? तो HN की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, OHN की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, अंडर रूट ले लो। सही है? अब देखो, अभी नहीं सही है, अब बिल्कुल सही है। ये वैल्यू तब निकली है जब आपके KW की वैल्यू 10 की पावर -14 है, और KW की वैल्यू 10 की पावर -14 कब है, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो गौर सुनिए, HN और OH की वैल्यू हमेशा बराबर होगी, और साथ में, एक मिनट, अब देखना, हमेशा KW अंडर रूट KW होगी। कैसे? देखो, H स्क्वायर इक्वल टू KW, तो H इक्वल टू अंडर रूट KW। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ तो पा रहे हो ना सब लोग? OH स्क्वायर इक्वल टू KW, तो OH इक्वल टू अंडर रूट KW। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये किसी भी टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है। HN OH बराबर होंगे, टेम्परेचर कोई भी हो। किसके बराबर होंगे ये नहीं कह रहा, बराबर होंगे।
और टेम्परेचर कोई भी हो हमेशा अंडर रूट के डब्ल्यू होंगे। आप के डब्ल्यू की वैल्यू जितनी डालोगे उसी के रिस्पेक्ट में एच आयन ओ एच आयन आएंगे। तो आप लोग ये मत याद रखा करो कि एच आयन की वैल्यू वाटर में 10⁻⁷ होती है, एच आयन की वैल्यू 10 की पावर ओ एच आयन की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, क्योंकि ये 25 डिग्री पे होती है। वो बात अलग है, 25 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर की कोई चर्चा नहीं करेगा तो हमेशा ये सही बात है, ये सही बात है, मगर ये रियल कंडीशन है एट एनी टेम्परेचर। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में बैठाल के रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमाएगा तो हम घूमेंगे, कैसे घुमाएगा अभी बताता हूं। ये बात ठीक है, इस बात को सब लोग समझ गए हो ना कैसे लिखा है। अब देखिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जरा बताओ इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी, के डब्ल्यू बढ़ गया तो ये बढ़ गए टेम्परेचर बढ़ाने पर, और के डब्ल्यू कम हो गया तो ये कम हो गए। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए के डब्ल्यू ऑफ वाटर एट, देखो के डब्ल्यू ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 × 10⁻⁻12। ठीक है, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन जो है वो 10⁻⁻7 है, मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन जो है वो 10⁻⁻7 से ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन जो है वो 10⁻⁻7 से कम है। फिर मैंने कहा भाई हमें कुछ नहीं पता है, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? तो इन जनरल क्या होता है, बच्चे के दिमाग में 10⁻⁻7 सेट होता है, तो वो क्या है, उसको लगता है वाटर में एच आयन का कंसंट्रेशन ऑलवेज फिक्स है, तो वो 10⁻⁻7 टिक करता है, और जबकि टेम्परेचर 90 डिग्री है और के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻12 है, और एच आयन की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के डब्ल्यू होती है। वो ये भी पूछ सकता है इसमें एच आयन है कितने, जैसे मैंने कहा इनमें से कौन सा सही है, वो ये भी कह सकता था कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एच आयन, तो अंडर रूट के डब्ल्यू, तो अंडर रूट के डब्ल्यू करोगे तो 10⁻⁻12 का 10⁻⁻6 है, तो आंसर क्या लिखोगे? सही है, एच आयन ओ एच आयन की वैल्यू हमेशा 10 की एच आयन ओ एच आयन की वैल्यू हमेशा अंडर रूट के डब्ल्यू होती है, एच आयन ओ एच आयन की वैल्यू हमेशा अंडर रूट के डब्ल्यू होती है एट एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी हो। वाटर के केस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 10⁻⁻7 होती है, क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, ठीक है ना। 298 केल्विन पे के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 है, जिसकी वजह से उस जगह पे एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू 10⁻⁻7 है। इन जर्नल कितनी होती है एच आयन ओ एच आयन की वैल्यू, अंडर रूट के डब्ल्यू, जो भी के डब्ल्यू होगा उसका अंडर रूट एच आयन ओ एच आयन की वैल्यू है वाटर के। तो आप लोग देखो वाटर में मैंने ज्यादा बातें बताई हैं, तो आपने क्या किया, पहला पॉइंट क्या सेट किया कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इस वजह से वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा आपने बताया कि यार यदि कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछेगा तो कैसे निकालोगे। तीसरा आपने बताया कि वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के डब्ल्यू, तो यदि के डब्ल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, और एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू अंडर रूट के डब्ल्यू होती है। तो जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 10⁻⁻14 है, तो एच आयन और ओ एच आयन निकल के आए 10⁻⁻7। टेम्परेचर चेंज होगा तो एच आयन ओ एच आयन की वैल्यू भी चेंज होगी, साथ साथ में के डब्ल्यू की वैल्यू भी चेंज होगी, है ना। बच्चों ने कहा सर ठीक है।
मैंने कहा इस पर एक क्वेश्चन भी नहीं, ये इसका नहीं है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन मैंने जो कराए वही है, इस पर कौन सा क्वेश्चन है बताता हूं। अब जरा देखो यार, अभी के डब्ल्यू खत्म नहीं हुआ है, अब जो पढ़ाने जा रहा हूं उसको जरा गौर समझिएगा। रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी ऑफ conjugate base of weak acid। अब देखो ये है क्या चीज, आपको समझाता हूं, बहुत इजी है, वैसे तो टफ है मगर आप लोग देखना 2 मिनट में कर लोगे, टैलेंटेड हो। अभी जो 4 बातें बताई हैं वो ध्यान है, देखो लिखा बहुत सारा है, आपको कौन सी 4 बातें दिमाग में रखनी बस वो ध्यान रखना है कि के डब्ल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। वाटर में एच आयन और ओ एच आयन का कंसंट्रेशन √KW होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है, तो एच आयन और ओ एच आयन 10⁻⁻7 है। बस इतनी बातें याद रखनी, वो तो मुझे कर करके दिखाना है, समझाना है, पढ़ाना है, क्वेश्चन कराने हैं, मगर ये 6 पॉइंट हमें याद रखने आगे फ्यूचर के लिए कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और चीजें कैसे आएंगी। अब देखो ये चीज क्या है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको पढ़ाता नहीं हूं, देखना जब क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग मस्त तरीके से इसको निकालोगे। देखो मैंने कहा ये एक एसिड है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है, इसको मैंने कहा है के ए, क्लियर। अच्छा ये ऐसे है, मैंने एक इक्वेशन ये दी और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम मैंने रखा के ए ऑफ कॉन्जुगेट बेस, नाम पे मत जाइए। अब मैं पूछ रहा हूं इन दोनों की हेल्प से हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे। ऐसा काम हम लोगों ने कितने बार किया केमिकल इक्विलिब्रियम में, हजारों बार। 2 रिएक्शन दे के तीसरी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हो, तो कैसे करना होता है, मैथ्स की तरह, इक्वेशन को मैथ्स की तरह सॉल्व करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले रूल लगाओगे, 4 रूल। रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई किया गया तो वो के की पावर में जाएगा, कुछ डिवाइड किया गया तो के की पावर में जाएगा 1 में, रिएक्शन पलटोगे के पलट जाएगा, रिएक्शन को ऐड करोगे के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे ये रिएक्शन निकालनी है, अब 2 रिएक्शन दिए, तो कैसे करोगे, उधर से अच्छा दिखेगा नहीं, कैसे करोगे, हमें वाटर क्या चाहिए, ऐड कैसे कर दोगे, वाटर हमें किधर चाहिए, लेफ्ट में, अच्छा लेफ्ट में है, एच आयन किधर चाहिए, राइट में है, हाँ सिर्फ ऐड ही करना है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। थोड़ी देर आयनिक इक्विलिब्रियम ना पढ़ो, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ो। तो 1 और 2 को क्या किया, ऐड 1 एंड 2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्या कर रहे हैं, ऐसा काम तो हम वहां करते ही आए हैं। रिएक्शन मिल गई, जब ऐड करोगे तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, लेफ्ट में क्या बचा, सिर्फ वाटर, राइट में क्या बचा, एच एन ओ एच एन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, के ए इंटू रिएक्शन ऐड होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाएंगे। हाँ 1 मिनट, हाँ के भी होगा, इसको लिखा जाएगा के बी, तो यहां पर भी के बी हो गया। तो देखो जरा बच्चों, ये आ गया, क्लियर है। और इसी को आप क्या बोलते हो, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हो, के डब्ल्यू। तो यही चीज मैंने यहां पे रिप्लेस कर दी। अब इस चीज को जो आप निकाल के लाए हो, इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में अब समझाता हूं। निकलता कैसे है ये आप भी जान गए कि यार दोनों को ऐड किया है जिससे ये आया है। अब इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के समझाता हूं। देखो ये क्या लिखा है, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा है,
और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? यदि आप ये चेक करो तो क्या है, यदि ये वीक एसिड है तो वीक एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बचा? कॉन्जुगेट बेस। मैंने कहा था ये चीज लगातार जरूरत पड़ेगी। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस आया। अब जरा देखो यहां पे कॉन्जुगेट बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना, और जब बेस की तरह बिहेव करेगा तो के भी आएगा। भाई ये प्रोटॉन दे रहा है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट को के। अब ये प्रोटॉन ले रहा है, चेक करो, तो गेन ऑफ प्रोटॉन तो बेस होता है, इसका मतलब ये बेसिक है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहोगे? केबी है, मगर ये केबी किसका है? कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, सॉरी कॉन्जुगेट बेस का केबी है ना, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड का केबी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है? KW के बराबर। चेक करो। तो अब इसको कैसे लिखा जाता है जरा समझना, ये एक रूल की तरह काम करेगा, इस पर क्वेश्चन भी आएगा और साथ साथ में ये कहीं ना कहीं बीच बीच में आएगा भी। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, बेटा रुक जाओ एक मिनट। देखो Ka ऑफ वीक एसिड इनटू, हमें के भी मल्टीप्लाई में नहीं करना है, गौर सुन लो बच्चे, के इंटू के भी समझ लेते हैं, के ए इंटू के भी नहीं है, के ए ऑफ वीक एसिड इंटू के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, किसी दूसरे का के बी नहीं, उसी के कॉन्जुगेट बेस के केबी। तो के ए ऑफ वीक एसिड और के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। कैसे निकलता है वो मैंने सिखाया है, आपको एज ए रूल याद रखना है, क्योंकि आप निकालोगे थोड़ी ये सब करके, तो आपको इसको एज ए रूल। अब देखो इसमें और केबी ऑफ वीक बेस इनटू के ए ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? OH आयन निकालने के बाद ये, तो के ए ऑफ वीक एसिड इनटू के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। तो ये एक रूल की तरह काम करेगा। इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं, क्योंकि थोड़ा बच्चों को समझने में कभी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि वो के ए और के बी समझते हैं इसको, और जबकि हम लिख कुछ और रहे हैं। देखो के ए ऑफ वीक एसिड इनटू के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, उस वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का केबी का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर है। इसी तरह से आप रूल बना सकते हो बेस के लिए भी, केबी ऑफ वीक बेस इनटू मल्टीप्लाई बाय के ए ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस। ठीक है, अब हम इसको, मैंने प्रूफ कर दिया है कि आता कैसे है। अब हम कभी प्रूफमेंट नहीं करेंगे, हम सीधा यूज करेंगे सिचुएशन देख के। कहीं हमको जरूरत पड़ गई, रेयर पड़ेगी, फ्रीक्वेंटली नहीं पड़ेगी, रेयर पड़ेगी तो यूज करेंगे। मगर इस पर खुद एक क्वेश्चन आता है कि वो खुद इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमें दिमाग में क्या बैठाना है? वीक एसिड का के और उसके कॉन्जुगेट बेस के केबी का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू है, वीक बेस का केबी और उसके कॉन्जुगेट एसिड का के ए का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर है। ये देखो, ठीक है। अब देखो, अब यहां से तुम फंसना चालू होगे। कैसे? ये जो छोटे छोटे पॉइंट पढ़ा रहा हूं ये तुम भूल जाओगे, तुम फार्मूला याद रखोगे। अच्छा, बफर का फार्मूला ये होता है, पीएच का फार्मूला होता है माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। उनसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ये जो छोटे छोटे पॉइंट चार चार बता रहा हूं, दो दो बता रहा हूं, जैसे वाटर के डिसोसिएशन में आपको मैंने 3-4 पॉइंट बताए, इस पर मैंने एक पॉइंट बताया, ये वाला। ये पॉइंट दिमाग में बैठाना है, फार्मूले दिमाग में नहीं बैठाना है। उनसे क्वेश्चन नहीं होने वाले, क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से होंगे जो अब ऐसे ऐसे करके पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि ये बिल्डअप करेंगे कॉन्सेप्ट, तब फार्मूला यूज होगा। जब ये पहले ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगेंगे देन फार्मूला लगेगा। तो अब जरा देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। इसका क्वेश्चन मैं लाया हूं, के ए ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज 6.9 इंटू 10 की पावर -4। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड है, HF वीक एसिड होता है, HCl HBr HI स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो देखो HF का Ka दिया है ना, और व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो वो उसका करस्पॉन्डिंग है। HF क्या होता है ये, तो देखो ये हुआ हमारा एसिड, वीक एसिड। वीक एसिड का Ka भाई ने दे रखा है, और ये रिएक्शन उसके कॉन्जुगेट बेस की है। तो इसका मतलब आप क्या पूछ रहे हो, आप मुझसे Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड कौन, Ha, यही तो पूछ रहे हो। ये रिएक्शन कौन सी है, चेक करो, ये रिएक्शन उसके कॉन्जुगेट बेस की तो है। तो इसके कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। तो इसका मतलब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई Kw के बराबर है। तो मैंने कहा भाई हमें तो ये पता है कॉन्सेप्ट कि वीक एसिड का Ka और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। आपने इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, इसकी वैल्यू तुम पूछना चाहते हो, और इसकी वैल्यू हमें हमेशा पता होती है। टेम्परेचर की कहीं चर्चा चल नहीं रही है, तो बस स्टैंडर्ड चीज यूज कर रहे हैं। अब इसको आप लोग क्या करो, सॉल्व कर लो। तो जब आप सॉल्व करते हो, कौन सा क्या आएगा वैल्यू बताओ। बी कितना लिखा है, 1.4 इंटू 10 की पावर, क्या ये समझ पाए। उसने Ka की वैल्यू दे रखी है, और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। जिस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है उसी को हम कहते हैं Kb ऑफ वीक कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। ये देखो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। कौन सा वीक एसिड, Ha का। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम हम Kb रखते हैं। उसने उसको सिर्फ जनरल फॉर्म से कह दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। सारे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, मैंने अभी पीछे पढ़ाया, इसीलिए जैसे कंफ्यूजन ना है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं यार आप Kb निकाल के बैठे हो, ये क्या बवाल चल रहा है। तो हम ये कह देंगे ना कि यार ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनके नाम पे मत जाओ, है ना, यही सोना यही बाबू है, दो अलग अलग नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो बात समझ पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देगा। तो इसको तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि हाँ यार ये कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। सही चल रहा है, क्योंकि अब हम लोग आने वाले हैं इस पर। अब इस हेडिंग पे हम लोग टाइम बिताएंगे कम से कम 2 क्लास, और क्वेश्चन करेंगे कम से कम 20 या 30, क्योंकि पीएच ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, कई केस आएंगे, तो हर बार हमें क्वेश्चन भी बताने हैं और बताना भी है कैसे डील हो रहा है। तो देखो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसको डालो, और जब तक आयनिक इक्विलिब्रियम चले तब तक जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उनको ध्यान रखिएगा, मतलब रिवाइज करके आइए। ठीक है, हाँ बेटे, हाँ पूछो पूछो, क्या कह रखता। अच्छा 5 रुपए वाला क्वेश्चन आएगा इसी में, आज चलो आज दे देते हैं एक क्वेश्चन 5 रुपए वाला, पढ़ा देता हूं फिर देता हूं। हाँ 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 20 हुआ है ना, 120 हो गया। नहीं बीएन सर का, बीएन सर का है, मेरा में। हाँ तुम्हारा हो गया, मिलेगा। ऐसी क्या बात है, 100 हो तो जाए पहले, ऐसे कैसे हो गया जब मैंने अभी क्वेश्चन ही बहुत दिन से नहीं दिया है ना। चलो अब ध्यान दिलाया है तुमने, मैं भूल गया था, तो आज देंगे। देखो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पहले हेडिंग को गौर से पढ़ो। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब तुम किसका पीएच निकाल रहे हो, सॉल्यूशन का निकाल रहे हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो किसी ने कहा यार पीएच ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने कहा यार पीएच ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला ये होता है। गौर से देखते जाइए, ध्यान दीजिए भाई, तुम जिसका पीएच निकालोगे उसी का एचआईएन कंसंट्रेशन डालोगे। हम निकाल रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, क्योंकि एचआईएन लिख रहे हैं। तो भाई तुम जिसका पीएच निकालोगे उसी के एचआईएन कंसंट्रेशन
डालोगे, तुमने क्या लिख रखा है पीएच ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के एच डालोगे ना कि सोल्यूशन में कितने एच है, यहां तक ठीक है। तो फार्मूला जो तुम पढ़ते हो सबसे पहले फार्मूला ही गलत पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, तो ये नहीं पढ़ना है अपने को, आपको पढ़ना है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि जब तुम एच आयन कंसंट्रेशन पढ़ते हो तो तुम एसिड के एच आयन डाल देते हो, सोल्यूशन में अकेला एसिड तो है नहीं, वाटर नाम की चीज भी पाई जाती है, वो भी एच आयन इशू करता है, तो हमें एसिड के एच आयन कंसंट्रेशन थोड़ी डालना है, फार्मूले में तो लिखा है सोल्यूशन का पीएच, तो जब सोल्यूशन का पीएच लिखा है तो सोल्यूशन के एच आयन डालोगे, और सोल्यूशन में तो एक और भी भाई है वाटर नाम की चीज, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा, तो यार उसके एच आयन भी तो होंगे, उनमें कोई गलत बात थोड़ी ना है कि उसके एच आयन नहीं लोगे आप, तो इस चीज को हमेशा आप ऐसे पढ़ोगे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का एच आयन क्या होता है, सोल्यूशन का एच आयन होगा एच आयन ऑफ एसिड प्लस एच आयन ऑफ वाटर, भाई वाटर भी तो होगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हो। अच्छा वाटर का एच आयन फिक्स है 10⁻⁻⁷, क्यों, सब कुछ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो सब कुछ किस पे निकल रहा है, स्टैंडर्ड पे निकल रहा है, तो जब वाटर का एच आयन फिक्स है तो लोगों ने कहा यार इसको डाल दो वैल्यू, जब ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इतना कौन खुश हो रहा है जो गिर गिर पड़ रहा है, ये देखो यहां तक ठीक है, तो इसका मतलब एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, एच आयन ऑफ एसिड प्लस 10⁻⁻⁷, सोल्यूशन के एच आयन ये है। तो सबसे पहली बात क्या है कि बुक में एक फार्मूला लिखा गया, दुनिया ने कहा बस ठीक है यही परम सत्य है, भागो इसके पीछे दौड़ लगा के, तो लोगों ने भागना चालू कर दिया और ये भूल गए कि वो इंसान ने लिखा है, इसका मतलब आप उससे बेटर कर सकते हो क्योंकि इंसान ने लिखा है, तो एक इंसान दूसरे इंसान से तो बेटर कर सकता है, खराब भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी कि आंख बंद करके भाग खड़े हुए, तो ये फार्मूला ही फर्जी लिखा है, इस तरह के लिखने की वजह से बच्चों में ज्यादा कंफ्यूजन है, और ये तुम्हारे अंदर नहीं रहा है, हमारे अंदर भी सालों रहा है, ये कंफ्यूजन हमारे अंदर भी सालों रहा है, क्योंकि हम भी उन सीटों पे थे, तो उन सीटों पे थे तो हमें भी उतनी समझ थी ना तब, तो हम एसिड का कंसंट्रेशन डाल देते थे, वो बीच में अपना वाटर वाटर खेलने लगते थे, वाटर ऐड करो वाटर सब्ट्रैक्ट करो, तब मैं भी छोटा था, मैं भी सोचता था यार सब कुछ तैयार करता हूं मगर इसके क्वेश्चन गलत ज्यादा क्यों होते हैं, मैं अपनी तरफ से सही कर रहा होता हूं मगर गलत हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ये जिसने लिखा उसने उसको गलत तरह से प्रेजेंट कर दिया, जिसकी वजह से समझने में सबको दिक्कत आ रही है, तब पढ़ते हैं समझते हैं तो अब थोड़ा बड़े हो गए, तो अब समझ में आया ये फर्जीपना लोगों ने फैलाया जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो जरा देखो ये फार्मूला कभी भी हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ऐसा, हम हमेशा कैसा पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। अब क्या होगा, हमसे गलती होगी ही नहीं, हम पीएच का फार्मूला पढ़ेंगे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10⁻⁻⁷, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे किसके केस में, जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सब चल रहे हैं, तब तक हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इंडिविजुअल एसिड है, इंडिविजुअल बेस है, एसिड है बेस है, तो हम यही यूज कर रहे होंगे, और क्यों कर रहे हैं बात समझ में आई सबको पहले, कि हमने किया क्यों, बवाल क्यों काटा, क्योंकि तुमने कहा कि यार पीएच ऑफ सोल्यूशन निकालना है और तुम्हारा इक्वस सोल्यूशन है, यदि बेंजीन में निकालना हो तो ठीक है, हमें निकालना सिर्फ वाटर में ही है, क्योंकि बाकी केमिस्ट्री हम लोगों को आती नहीं है, तुम्हें तो छोड़ो जाओ हमें ही नहीं आती तो तुम्हें क्यों आएगी, और ना सिलेबस में, सारा कुछ वाटर सॉल्वेंट में है, जितनी भी केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं सिर्फ वाटर सॉल्वेंट में जानते हैं, सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो केमिस्ट्री इधर उधर भाग जाएगी, मतलब सारी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, जो सब जानते हैं वो सब गलत सलत हो जाएगा। तो यार
पीएच इक्वल टू आया माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10⁻⁻⁷। यहां तक ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों ने चिल्लाया कि सर यार कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है और आप समय देते हो 30 सेकंड 40 सेकंड पेपर करने का, तो कैलकुलेशन से कैसे बचे? तो ये जो रहता फैला है आयनिक इक्विलिब्रियम का, ये कैलकुलेशन से बचने के लिए फैला हुआ है। अब कैलकुलेशन से बचने के उन्होंने तरीके क्या निकाले, जरा देखो। उन्होंने कहा कि यार यदि कोई कैलकुलेशन से बचना चाहता है तो ये तो फार्मूला यूनिवर्सल है, मगर यदि कोई बचना चाहता है तो वो ऐसे बच सकता है। यदि एच एन कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत बड़ी है तो छोटी वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हो भाई। तो यदि एच एन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻⁶ से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट मार देते हैं, इसको इसको, क्योंकि ये उसके हिसाब से बहुत छोटी वैल्यू हो गई है ना, 100 गुना छोटी हो गई, 10 गुना छोटी हो गई, तो हो रहा है हटाओ यार, पहले से इतनी छोटी है और उसके रिस्पेक्ट में और छोटी हो गई तो निगलेक्ट कर दो। तब निगलेक्ट करते हैं जब एच एन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻⁶ से बड़ी हो। तो जब बड़ी वैल्यू होती है तो इस फार्मूले को हम ऐसे यूज कर लेते हैं, इस फार्मूले को हम ऐसे यूज कर लेते हैं। अब ऐसे यूज करने का मतलब आप समझ गए कि आपने क्या किया है, आपने ये काम किया है, आपने ये काम किया ये काम किया है कि नहीं? तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है, और ये अप्रोक्सीमेशन क्यों लिया गया ये भी बता देता हूं। ओनली कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। यदि कोई बच्चा चाहे, कोई बच्चा जिद करता है कि सर मैंने यही लगा दिया तो तुम्हारा आंसर और अच्छा आएगा। इससे जो आंसर आएगा वो सबसे अच्छा, सबसे प्योर, सबसे एक्यूरेट आएगा। आपको बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों? ये यूनिवर्सल है, कहीं पर भी लगाओ। ये तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोगों ने कर रखे हैं। तो अभी तक मैंने जो बात बताई वो सिर्फ इतनी सी बताई कि भाई पीएच ऑफ सोल्यूशन का जो फार्मूला है वो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब हुआ उसमें एच एन ऑफ वाटर भी इंक्लूड है, तो हम हमेशा फार्मूला ये यूज करेंगे। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो तो इस सिचुएशन में कैलकुलेशन इजी किया जा सकता है। बस अब यहां पे एक और पॉइंट डाल देता हूं। जब बच्चा मैथ्स पढ़ना चालू करता है तो वो मैथ्स में घुस जाता है, वो कहता है अच्छा कैलकुलेशन इजी करनी है तो कर डालो इजी। तो बच्चा क्या है, हम वाटर को निगलेक्ट कर रहे हैं, बच्चा आगे जाके एसिड को निगलेक्ट मार देता है। ठीक है, कि मान लो एच आयन की वैल्यू 10⁻⁻12 है, तो उसने कहा यार ये 10⁻⁻12 है, ये 10⁻⁷ है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ऐसा करो, चलो मैथ्स लगाएं, इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको उड़ा दो। तो एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कभी निगलेक्ट नहीं होगा, वो चाहे जितना छोटा हो। मैथ्स के हिसाब से तो छोटा है तो निगलेक्ट हो सकता है, मैथ तो अलाउ करती है, मगर केमिस्ट्री अलाउ नहीं करती है। तो आंख बंद करके मैथ भी नहीं चिपकानी है। तो हमेशा ध्यान रखना, एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है, इसको कभी निगलेक्ट नहीं करना है। नहीं तो क्या है, एसिड का सोल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। मान लो मैंने कहा HCl है, उसमें HN 10⁻⁻12 है, अब तुमने उसको निगलेक्ट कर दिया तो इसका मतलब तुम कह रहे हो उसमें सिर्फ वाटर के HN है, तो वो तो न्यूट्रल हो गया। HN का HCl का सोल्यूशन है, होगा तो एसिडिक ही, न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? वो चाहे जितना कम एसिडिक हो, मगर होगा तो केमिस्ट्री के हिसाब से एसिड ही ना। तो इसलिए कभी भी HN और OH को निगलेक्ट नहीं मारोगे। जब भी मारने की बारी आएगी वाटर को मारेंगे, उससे नेचर ऑफ एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नेचर ऑफ सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इतनी देर में मैंने सिर्फ दो कॉन्सेप्ट बताए कि ये जो फार्मूला है उसको ऐसे पढ़ोगे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये, हम निगलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वाटर को करेंगे। किस सिचुएशन में करेंगे? जब एच एन की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी हो। और एच एन ऑफ एसिड को कभी निगलेक्ट नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू चाहे जितनी छोटी हो। इतनी बातें बताई।
अब आपको क्या है, आपके दिमाग में सिर्फ फार्मूला रहता है। ये जो पॉइंट है आपको ये भी याद रखने हैं, ये फार्मूला नहीं याद रखना है, ये तो याद ही हो जाएगा अपने आप ये 3 पॉइंट को पकड़ के चलोगे। इनमें जैसे ही तुमने गड़बड़ की तुम्हारा आंसर गलत आया, तो फार्मूले पे फोकस नहीं है, इन 3 पॉइंट पे फोकस है कि किसको निगलेक्ट कभी नहीं करोगे, ठीक है, किसको निगलेक्ट कर सकते हो। और हमारा यूनिवर्सल फार्मूला ये है, ये नहीं है, ये है। अब हम इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अब हम इस पर आते हैं एक एक करके, ठीक है, और आपको समझाते हैं। तो देखिए एक और चीज, वैसे तो ये बच्चों को आता है मगर हमारा काम है सारी बातें लिखना और समझाना। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये तो आप जानते ही हो। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -7 से ज्यादा है, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक, है कि नहीं। और यदि एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -7 से कम है, तो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक। क्लियर है, ये बात तो पता है। यदि एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर, अब एच आयन कंसंट्रेशन कौन सा, सोल्यूशन का, इंडिविजुअल के बारे में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं होता है, सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। यदि एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 10 की पावर -7 से क्या है, बड़ा, तो एसिडिक, छोटा तो बेसिक, है ना। अच्छा, अब इसी को पीएच के फॉर्म में लिख ले। यदि पीएच की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है तो एसिडिक। यहां से देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यदि ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, माइनस लगाए ना तो पावर माइनस आएगी तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, यदि एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 7 से बड़ी है तो बेसिक। क्लियर है, कर लोगे सब लोग, ये बातें आपको पता भी होंगी, मैंने लिख भी दी है। और ये कहां से लिखी, ये देखो लिखी, एच आयन और पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये -1 यहां गया तो ये 1 में आ गया। एच आयन ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा, पीएच ज्यादा होगा तो एच आयन कम होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, वहां तो अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारा निकलेगा अभी जब क्वेश्चन बर्बाद, अभी तो स्टार्ट है। देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो सबसे पहला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड। आप जरा ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच हम लोग निकालना है, ठीक है, गौर से समझिएगा, बातें नहीं करो। देखो मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे तो आता ही है, मगर तुम्हें आ जाए इसलिए जरा फोकस तुम्हें करना है, हमें नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन निकाल नहीं पाओगे इसका, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 100% आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 100% आयोनाइजेशन। ये देखो इसका मतलब इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयोनाइजेशन है, तो मैंने मान लिया कोई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HNA। अब जब 100% आयोनाइजेशन होगा तो ऐसा ही तो आएगा, है कि नहीं। अब हमें किसका कंसंट्रेशन चाहिए, एच आयन ऑफ एसिड चाहिए, एसिड का कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। एच आयन कंसंट्रेशन देखो फार्मूले में क्या है, एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये एसिड का कंसंट्रेशन थोड़ी लिखा है, ये तो एच आयन का कंसंट्रेशन लिखा है कि एसिड के एच आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब हमें इसका कंसंट्रेशन चाहिए, इसका नहीं चाहिए, है। तो इसका कंसंट्रेशन निकालते कैसे, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में मोलरिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया है, हेडिंग में पढ़ाया है कि मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दिया है तो आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे। तो यदि इसका कंसंट्रेशन m है तो इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा,
बताओ कि HN का कंसंट्रेशन कितना आएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये प्रीफिक्स कर दो इनटू मॉलिक्यूल, कैसे कर दो ये सारी बातें वहां पढ़ाई है। हमें आयन के कंसंट्रेशन की जरूरत है, एसिड के कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है कि पता चला हम एसिड के कंसंट्रेशन की वैल्यू रख रहे हैं। हमने फार्मूला बताया है HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। HN कंसंट्रेशन रखना है एसिड का, एसिड का कंसंट्रेशन नहीं रखना है। हो सकता है कि एसिड का कंसंट्रेशन और HN का कंसंट्रेशन कहीं कहीं बराबर हो, मगर हर समय बराबर होगा ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो HCl के केस में तो बराबर है क्योंकि यहां नीचे 1 है। यदि HCl का कंसंट्रेशन ये है तो HN का कंसंट्रेशन कितना आया, यहां कितना है 1, तो वही आ गया। यही मान लो H2SO4 होगा, तो यार ये तो H2SO4 का कंसंट्रेशन है, तो HN का कितना आएगा, तो ये आएगा। अब देखो अलग अलग है तो भैया फार्मूले में HN का कंसंट्रेशन रखना है, एसिड का नहीं रखना है। यही छोटी छोटी बातें याद रखनी है, फार्मूला तो फर्जी चीज है। तो एक बात आप ये अब दिमाग में बैठा लो कि HN का कंसंट्रेशन रखना है, एसिड का नहीं रखना है, कि पता चला तुम एसिड के कंसंट्रेशन को डाले बैठे हो। अब बस क्वेश्चन कर देना है। देखिए अब मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। किसी ने कहा यार 10 की पावर -3 m HCl सोल्यूशन है, अब इसका पीएच बताओ। किसी ने कहा भाई 10 की पावर -3 m HCl का सोल्यूशन है, इसका पीएच बताओ। तो हमने कहा भाई तुम पीएच पूछ रहे हो और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका एक ही फार्मूला पढ़ाया है सर ने, HN ऑफ एसिड, यही तो पढ़ाया है मैंने। अब देखिए HN ऑफ एसिड का कंसंट्रेशन कितना हुआ, ये किसका कंसंट्रेशन है, एसिड का, HN का कंसंट्रेशन नहीं है भाई। ये 10 की पावर -3 मोलर HCl है, HN थोड़ी ना है। वो कह रहा है कि 10 की पावर -3 मोलर HCl है, तो ये तो HCl का कंसंट्रेशन है, HN का तो है नहीं। तो HN का तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 1 का मल्टीप्लाई करके। तो देखो यदि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका मतलब नहीं कि वही लिख दे रहा हूं, इसका मतलब मैं 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। तो मैं करके लिख दे रहा हूं क्योंकि शुरुआत की बात है, कुछ देर बाद तो आप भी समझ जाओगे कि हाँ ऐसा क्यों लिख दिया। आ गया। अब क्या हमें कैलकुलेशन इजी करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है तो भी आंसर सही आएगा, और करनी है तो कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या है, 10 की पावर -6 से बड़ी, तो हम वाटर के कंसंट्रेशन को छोड़ सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो मैंने छोड़ दिया, तो हमारा फार्मूला आ गया। मैं डायरेक्ट लिख दूं, बुरा तो कोई नहीं मानेगा। इसको छोड़ दिया, इसकी वैल्यू ये थी। सही चल रहा है, सबसे लास्ट, हाँ हमेशा सही होगा, सबसे सही है, पक्का है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिजिक्स ऐसे ही कर लोगे। जागो मुन्ना, जागो। ये देखो सही है, मैंने क्या किया, -3 को इधर लाया तो +3 हो गया, और log 10 की वैल्यू 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत है। अच्छा अब जरा देखो यार, अब मैंने कहा नहीं यार इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं बच्चों की डिमांड पे। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, मैंने कहा भाई आप पीएच बताओ। 10 की पावर -3 मोलर H2SO4 है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। हमारा फार्मूला वही है, पीएच इक्वल टू -log HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, ठीक है। HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आया,
किसी को बुरा तो नहीं लगा? बुरा लग रहा हो तो बताओ, कुछ सलूशन निकाला जाए। हाँ पूछ बताओ, समझ पा रहे हो ना? जनता उधर सही चल रहा है, भाई पीछे मस्त है, चले आगे तो चलो। अब यार अच्छा, वाटर को हटाना है कि नहीं हटाना है? एच आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻6 से बड़ा, तो वाटर को हटा दे। तो बच्चों ने कहा कर दो यार, तो मैंने कर दिया भाई। अब देखो ये आ गया हमारा, क्लियर है? अब लॉग है, सॉल्व कर लो आप। तो पहली बार है तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने लगाया log m इंटू log m इंटू n है, तो log m प्लस log n, ठीक है? ये हो गया log 2 और ये हो गया ऐसे, -3 आगे आ गया तो ये +3 हो गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारा आंसर आ गया 3 माइनस log 2 आया। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हो कि ये इतना बवाल ना करना पड़े, ये देखो डायरेक्ट ये लिख दूं। तो मैंने कहा कर देंगे यार, तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहे हैं। तो जरा देखो, अब कुछ ज्ञान की बातें समझो, कैलकुलेशन इजी करने वाली बातें कि यार जल्दी कैलकुलेशन कैसे की जाए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आएगी, ये सब रहता फैलेंगे। तो जरा देखो, यदि कहीं पर ऐसा आता है, इधर ध्यान दो, आप हमेशा वैल्यू को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करो, x डॉट वाई इंटू 10⁻⁻z। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा यही आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करना मैं बता देता हूं, करते तो ऐसे ही है, मगर यदि ये 4-5 लाइनें बचाना चाहते हो कि डायरेक्ट यहां पहुंच जाए, तो देखो कैसे करोगे, इसको पढ़ोगे कैसे। एक मिनट रुक जाओ, सबसे पहले वैल्यू को इस फॉर्म में लिखो, x डॉट वाई इंटू 10⁻⁻z, इसको लिखो बस, फिर यहां से यहां तक छाप दो। अब आप चेक करना यही किया है, इसको लिखा फिर यहां से यहां तक छाप दिया, देखो तो ये 4 लाइनें अपने आप खत्म हो जाएंगी, हमें बवाल नहीं करना पड़ेगा, ये किया वो किया ऐसा कुछ। आप बस ये फॉर्मेट सेट करो, इसको लिखा फिर यहां से यहां तक लिख दिया, जो लिखा है -log 2 लिखा है बस लिख दिया, ठीक है? और ये आया कैसे कि मान लो आपने यार ये कैसे कर दिया, ऐसे किया है जैसे ये किया है, आप इसका लॉग अगले को सेट करो तो यही आएगा लास्ट में। तो मैंने कहा यार ये 4 लाइनों का बवाल हर बार अभी फंसेगा, बार बार 4 लाइनें हमें भी घिसनी पड़ेंगी, तुम्हें भी घिसनी पड़ेंगी, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब और एक बात, कहीं log 2 आ जाए, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने वाली बात, log 2 आ जाए तो इसकी वैल्यू 0.3 डाल दो, 0.3010 होती है, मगर कैलकुलेशन को इजी रखना है, 0.2 डाल दो, ठीक है? log 3 आ जाए तो 0.48 डाल दो, है ना, 0.4771 होती है, तो लगभग 0.48। log 5 आ जाए तो log 5 की वैल्यू 0.7 डाल दो, 0.6991 होती है। अच्छा, यदि log 7 आ जाए तो इसकी वैल्यू 0.84 होती है, तो 0.8 डाल दो या 84 डाल दो। अब बाकी तो आप जानते ही हो, log 10 की वैल्यू जानते ही हो, 1 डालनी है, ठीक है? और हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। log 6 आएगा तो 2 इंटू 3 मार दोगे, log 4 आएगा तो 2 की पावर 2 मार दोगे, 9 आएगा तो 3 की पावर 2 मार दोगे, तो बाकी तो कर ही लोगे। अच्छा, अब हम यहां तक पहुंचे, अब हम और क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है सर, आप कह रहे थे काफी क्वेश्चन करने हैं। एक बजे क्लास खत्म होती है ना, 12:45 ना, तो मतलब 1 होता है, तो अभी तो 12:45 होने में 1 घंटे बाकी है। देखो 10⁻⁻8 MSCL, ठीक है? हमने कहा क्वेश्चन करो, फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया, तो अपना रूल तो वही है यार, स्ट्रॉन्ग एसिड है, फार्मूला चिपका दिया,
डायरेक्ट लिखूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? देखो फिर अब कर रहा हूं एक ही लाइन में, ठीक है। pH इक्वल टू माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, हमारा फार्मूला यही है, तो हमने लिख दिया। अच्छा, एच एन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना है? यहां कितना लिखा है? 1। सही है। अच्छा, निगलेक्ट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एच एन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है। बड़ी पे निगलेक्ट बोला है, ये तो छोटी है, तो इसका मतलब जैसे फार्मूला लगा है वैसे ही चलेगा। यहां तक ठीक है ना? एच एन कंसंट, भैया तुम समझ पा रहे हो बेटा? पक्का? क्या नाम है तुम्हारा? संतोष? सही चल रहा है पढ़ाई? पढ़ाई भी सही चल रही है, तो बस ठीक है, कर लोगे ना? कुछ पूछना हो पूछ लो, ऐसी कोई बात नहीं, इन लोगों के चक्कर में मत रहो, है? पक्का? हाँ। देखो, क्वेश्चन पूछते समय इज्जत याद आती है कि इतने लोग क्या सोचेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते समय याद नहीं आता इतने लोग क्या सोचेंगे, है? तो क्वेश्चन पूछते समय भी वही भावनाएं रखो अपने अंदर, है ना, कि नहीं हमको क्वेश्चन अपने लिए पूछना है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसके लिए बनाते हो? अपने लिए बनाते हो, है कि नहीं? तो क्वेश्चन भी अपने लिए पूछ लिया करो सब लोग। हाँ, देखिए, अच्छा तो बच्चों ने कहा कि सर अब हम निगलेक्ट नहीं करेंगे वाटर को, नहीं तो गुस्सा करेगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है। समझ पाए इस बार क्या हुआ? हमने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, हमने भाई वाटर को कभी हटाया ही नहीं था। वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए लोगों ने बोला था तो हमने हटा दिया था। हम तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन रख रहे थे शुरुआत से, अभी भी रख रहे हैं। तो ये बात समझ पाए क्या हुआ? एच एन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी थी, तो हमने वाटर को निगलेक्ट नहीं किया। हमारा फार्मूला जैसे था वैसे ही आ गया। अब बस जैसे कैलकुलेशन है वैसे करो। अब जरा देखो, इसको जरा सॉल्व कर दो कोई बच्चा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो 1 + 10 इंटू 10 की पावर -8 कॉमन ले लिया। पहली बार है तो मैं पूरा कर देता हूं, फिर भाई इतना काम नहीं करेंगे हम लोग। अब देखो, इसको लिखना क्या सिखाया है? पीएच कैसे लिखोगे? ये पकड़ा, लॉग, भाई ये लिखा, फिर यहां से यहां तक लिख दिया, माइनस लॉग 1.1। अब जरा देखो यार, गौर समझिए, हाँ इधर ध्यान दो। अब देखो, मैथ्स और केमिस्ट्री में बस यही डिफरेंस है। अब 1.1 की वैल्यू जो है जीरो जीरो के पास में ही होती है, log 1 इक्वल टू 0 है और ये 1.1 लिखा है, मगर यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते। मैंने आपको कहा है कि अप्रोक्सीमेशन सिर्फ वाटर में लेना है और किसी में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते। यदि आपने 7 लिख दिया, तो यार यदि 7 लिख दोगे तो HCl का सोल्यूशन है वो न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? केमिस्ट्री वाले बुरा मानना है, आप समझो, जो पढ़ रहे हो वो बुरा मानना है, वो जीने नहीं देगा, तुम्हें 0 नंबर दे देगा तुरंत और -1 अलग चिपका देगा। तो तुम कैलकुलेशन, जितना भी कैलकुलेशन में करेक्शन है, मतलब कैलकुलेशन इजी करना है, वाटर पे करना है, एसिड एसिड पे कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो यदि किसी बच्चे ने इसको ज्यादा सॉल्व करके, देखो इसकी वैल्यू ये आती है, अब किसी ने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा दिया, ठीक है, कि सर यार इसकी वैल्यू ये है, आप ऐसा क्यों नहीं लिख देते हो, है ना? तो ये इतना बड़ा अपराध है कि इसकी वजह से -5 मिल के आएंगे, एक दो नहीं। क्योंकि तुमने 7 लिख दिया, इसका मतलब ये वाटर का पीएच है, इसका मतलब ये न्यूट्रल हो गया। HCl का सोल्यूशन न्यूट्रल कैसे होगा? केमिस्ट्री गलत हो गई ना, तो केमिस्ट्री जैसे ही गलत होगी तो वो बर्दाश्त करेगा ही नहीं। हाँ, चाहे जितना मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने कहा केमिस्ट्री गड़बड़ हुई तो बवाल कटेगा,
मैथ्स में अपना लोचा वोचा कर लो, कोई हमें दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री नहीं ले चाहिए। एसिड है तो एसिड होना चाहिए, बेस है तो बेस होना चाहिए। तो जहां पे मैं कहूं वहीं पे दिमाग लगाना, उससे ज्यादा मत यूज कर देना, ठीक है। तो देखो, और उसका रीजन भी बताता चल रहा हूं कि गड़बड़ क्या हो रही है। तो हमारा क्या आ गया, एच आयन कंसंट्रेशन ये बन, पीएच इक्वल टू ये बना, मगर हम यही लिखेंगे, ठीक है ना, बात समझ गए। अच्छा, अब इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे, समझ पाए ऐसा क्यों हुआ, ये सब कर पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, 10 की पावर माइनस, गौर सुनिएगा देखिएगा, 10 की पावर माइनस 12 MHCl सोल्यूशन, आपको पीएच निकालना है। मैंने ऑप्शन दे दिया, मैंने ऑप्शन दिया, मैंने ऑप्शन दे दिया, ये देखो इतने ऑप्शन दिए, 10 की पावर माइनस 12 MHCl का पीएच निकालना है, बताओ कितना आएगा। देखो, कभी कभी हमको क्या है, जब क्वेश्चन चल रहा हो पेपर में, तो आपको दिमाग क्या यूज करना है, भाई ये है क्या HCl, यदि HCl है तो एसिड है, तो एसिड है तो इसका पीएच 7 से कम होना चाहिए, है कि नहीं। तो 7 और 7 से ऊपर वाले आंसर ऐसे ही उड़ा दो, सॉल्व ना करो। भाई ये एसिड है, HCl क्या है, एसिड, तो जब ये एसिड है तो इसका पीएच 7 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है, इवन 7 भी नहीं आ सकता है, एसिड है ना, HCl का सोल्यूशन है तो एसिड है, तो एसिड है तो इसका पीएच 7 से हमेशा कम आएगा। तो ये जो फर्जी आंसर है इनको आप ऐसे ही काट सकते हो, ठीक है। तो पहले तो इसी में डट जाया करो, क्यों, 10 की पावर माइनस 12 है, तो बच्चे क्या करते हैं, एच आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 12, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, तो 10 की पावर माइनस 12 डाला, पीएच इक्वल टू 12 आ गया। मगर उसने क्या मैथ सही कर दी, मगर वो नहीं समझ रहा है कि केमिस्ट्री की भावनाओं से खेल रहा है वो, है ना, आग से खेलोगे तो जलोगे तो आई। तो तुमने पीएच 12 निकाल दिया है, इसका मतलब तुमने कह दिया HCl का सोल्यूशन है, बेस है ना, तो रहता इतना बड़ा हो गया है। तो जरा भावनाओं पे कंट्रोल रखना है कि केमिस्ट्री की भावनाएं बिगड़ने ना पाए, है ना। और मैंने आपको बताया है कि एच आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से छोटा है, तो ऐसे चलोगे। तो बात पकड़ पा रहे हो कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। फार्मूले पे ना फोकस करना, नहीं तो फार्मूला लगाओगे आंसर मिलेगा नहीं, इस पे मिलेगा नहीं, इस पे मिलेगा नहीं तुम्हें आंसर, तुम्हें इस पे मिलेगा और ये आएगा नहीं, दिक्कत यहाँ है। इस पे तुम्हारा आंसर सही बैठेगा, वो ये देगा नहीं, वो दे रहा है ये और ये, और इस पे फार्मूला लगाओगे आंसर सही मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुम फार्मूला एक तो गलत यूज करोगे और भावनाओं को नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। हाँ, मैथ्स में कुछ भी कर लो, सब जायज है, केमिस्ट्री के साथ खिलवाड़ नहीं जायज है कि नहीं। आप देखो, आप चाहे जितना खाना खा लो, थोड़ा सा साइनाइड लिया नहीं कि निपट गए, केमिस्ट्री में खेले नहीं की दिक्कत है। आप मैथ्स में खेल लो, 100 रुपए की जगह 10 रुपए मिले, ठीक है, ऊपर तो नहीं चले जाएंगे। केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत आई नहीं, निपट गए थोड़ा सा, है। एसिड बन गया तो निपट गए, गैस पास नहीं हो रही तो निपट गए, वही ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, चलो ऊपर चलते। तो केमिस्ट्री से नहीं खेलते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अब जरा देखो यार बच्चों, ये तो हम समझ गए कि हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड इंडिविजुअल है तो कैसे सॉल्व करोगे, मैंने सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ाया है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं दूसरी हेडिंग, इसका भाई पार्ट 2, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पर थोड़ा आप लोग जरा सा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहां पर बच्चों की गलती खूब होती है। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस का जब भी पीएच पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसा मैं लिखूंगा वैसे ही सॉल्व करोगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहले कुछ वो लिख देता हूं फार्मूले।
जब स्ट्रॉन्ग बेस निकालना है तो उसका पीओएच निकलेगा। भाई बेस है तो बेसिक है तो उसका पीएच कैसे निकलेगा? आप उसका पीओएच निकालोगे। पीओएच का फार्मूला क्या है? जो एच आयन का है, डिट्टो सेम। OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ, भाई पीएच भी सोल्यूशन का निकालते हो, पीओएच भी सोल्यूशन का निकालते हो, तो OH आयन किसके लिखोगे? सोल्यूशन के। डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है। अब सोल्यूशन में कौन कौन होगा? बेस होगा और वाटर होगा। अच्छा, वाटर के OH आयन तो फिक्स है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या फार्मूला लगाएंगे? ये लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे जो बुकों में दिया हुआ है, हम ये लगाएंगे। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन प्लस 10 की पावर -7, क्योंकि वाटर का भी तो OH होगा, उसको भी हमें रखना पड़ेगा। वही कंडीशन है। यदि आप कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो तो कर लो भाई। OH आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से बड़ा है तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो कि OH आयन ऑफ बेस प्लस 10 की पावर -7, इसको आप कह सकते हो OH आयन ऑफ बेस। ये अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं। हाँ, इसमें मैथ निगलेक्ट हो रही है ना, वाटर निगलेक्ट हो रहा है। वाटर वैसे ही न्यूट्रल है, उसके पास किसी तरह का नेचर थोड़ी है कि गुस्सा हो सकता है, नाराज हो सकता है, ये तो न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं बुरा मानता है। तो देखो यहां पर आ गया। अब नोट नंबर 2, क्या OH आयन को कभी निगलेक्ट नहीं करोगे? OH आयन ऑफ बेस को कभी निगलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो केमिस्ट्री वाले बुरा मानेंगे। अब जरा देखिए यार बच्चों, यहां तक ठीक है, ये सारी बातें अभी बताई थी मगर लिख दी है जैसे ध्यान है। क्यों? क्योंकि याददाश्त के साथ तुम भूलोगे, है कि नहीं? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि याद रखी जाए। तो जरा देखो यार, अब यदि बेस का पीएच निकालना है, क्योंकि वो बेस का भी पीएच पूछता है, बदमाशी करता है। बेस है तो यार पीओएच पूछो, मगर मक्कारी है, बेस का भी पीएच ही पूछता है। तो जरा देखो, जब भी बेस का पीएच आए तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? उसका सोल्यूशन क्या है? जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही करना, अपने दिमाग पे जोर मत देना। देखो, यदि बेस का पीएच है तो सबसे पहले आप निकालोगे पीओएच, क्योंकि बेस है तो उसका पीओएच निकलेगा। पीएच पूछ रहा है, पूछ लेने दो, तुम पीओएच निकालोगे। जब पीओएच निकल आए, निकलेगा कैसे? वही रूल है, जब पीएच निकल आए तो फिर तुम इस फार्मूले से पीएच निकाल लोगे। ठीक है? अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ना लगाना, लगाओगे तो क्या गलती आएगी अभी मैं वो करके भी दिखाऊंगा। ठीक है? तुम जल्दी करोगे, तुम्हें 2 ही महीने समझने को मिले हैं, कोई 20 साल हमारी तरह नहीं मिले, तो वो तुम गलती करोगे। वो गलती ऐसा नहीं कि तुम कर रहे हो तो कोई गलत कर रहे हो, सब करते हैं, मैं भी था तो मैं भी यही करता था। ठीक है? तो जरा देखो क्या है, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं तब मजा आएगा। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया NaOH, मैंने मगर पूछा भाई का पीएच है। ठीक है? तो हम लोगों ने कहा ठीक है यार कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई पीओएच निकलेगा पहले, पीएच तो हम पहले निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों? रूल क्या है? ये ऑर्डर ऐसे चलना है। ठीक है? तो हमारा फार्मूला क्या है? माइनस लॉग OH आयन ऑफ बेस प्लस 10 की पावर -7, वैल्यू डाल दी, माइनस लॉग OH आयन ऑफ बेस, ये तो NaOH का कंसंट्रेशन है, OH आयन का थोड़ी है। तो OH आयन का कितना होगा? उसी तरह से इसके मल्टीप्लाई क्या है? 1, तो 1 इंटू दिस, तो OH आयन का कंसंट्रेशन कितना है? तो OH आयन ऑफ बेस का कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10 की पावर -3, वो मैंने यहां डाल दिया। अब वाटर ऐड करना है कि नहीं, ये ऐड करना है कि नहीं? OH आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से बड़ा है तो नहीं करना है कि नहीं? तो मैंने नहीं किया। अब
POH कितना आ गया 3। अब पहला स्टेप खत्म हुआ, अब मैं दूसरे पे गया, pH इक्वल टू आ गया 14 माइनस 3 11। तो pH की वैल्यू आ गई हमारी 11, है कि नहीं? आराम से हम लोगों ने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा यार चलो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैंने कहा इसका पीएच निकालते हैं। हाँ, 10 की पावर -8 मोलर NaOH है, इसका पीएच निकालते हैं। तो देखो, अब मैंने इसका पीएच निकाला, तो हमारा रूल तो यही है कि पहले क्या निकालोगे, पीओएच। हम डायरेक्ट पीएच निकालना जानते ही नहीं है बेस का। ये फार्मूला है, वैल्यू डाल दी, निगलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि OHN की वैल्यू कितनी आ रही है 10 की पावर -8, मतलब 10 की पावर -6 से छोटी। OHN की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी आ रही है, इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। सही चल रहा है? अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करो, तो अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। ये देखो आया, जब इनको सॉल्व किया, अब इसको लिखना मैंने सिखाया, ये लिखो, यहां से यहां लिखो, तो ये आया pH 14 माइनस POH। तो माइनस अंदर गया, ये हो गया, तो 7 प्लस लॉग 1.1, ये पीएच का आंसर आ गया। अब जरा देखो बच्चों, ये सही है। अब जरा देखो, यदि हम इस तरह से चलते हैं जैसे नॉर्मली बच्चे चलते हैं, देखिए OHN कंसंट्रेशन कितना आया, OHN कंसंट्रेशन आप बेस कितना आएगा, यही आएगा ना, क्लियर है? अब बच्चे ने कहा सर ये एक जर्नल फार्मूला है, HN और OHN कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 के बराबर होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर होता है। तो OHN की वैल्यू मैंने डाल दी, तो HN हमारा निकल आया, तो पीएच हमारा आ गया 6 आ गया। अब देखो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है, आप चेक कर लो, मगर क्वेश्चन का सलूशन मुझे लग रहा है गलत है। अब क्यों लग रहा है, कुछ लोग बताएंगे। हाँ भाई, तुम बताओ, भास्कर नाम है ना तुम्हारा, चलो बताओ इसमें क्या गलती है तुम्हारे हिसाब से, या सही लगा है? तुम्हारे हिसाब से क्या गलत है? वो तो मैंने पहले ऊपर लिख दिया है, गलत कहां है, ये तो पूरा सही लिखा है। गलत किस जगह पे है? लॉग क्या, हाँ बताओ लॉग, ये तुम्हारे मजे ले रहे हैं तुम्हारे अगल बगल वाले, ठीक है ना, गलत बता बता के, और तुम वही बोल दे रहे हो। फिर सब लोग मजे ले रहे हैं, पहले तो 2 ही लोग ले रहे थे। हाँ बताओ, तो देखो अब मैं बताता हूँ गड़बड़ कहाँ हुई। देखो होता क्या है, अभी इस क्वेश्चन को मैं देखो सही भी कर देता हूँ, देखो कहीं गड़बड़ नहीं दिख रही है, बताता हूँ गड़बड़ कहाँ हुई। आप पीएच किसका निकाल रहे हो, सोल्यूशन का, आपने यहां OHN किसके डाल दिए हैं, बेस के। तो यार ये इक्वेशन तो सोल्यूशन के लिए है ना, कि उस सोल्यूशन का HN उस सोल्यूशन का OHN का मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 के बराबर होता है। हा?
पानी के लिए ये इक्वेशन है, मगर जब सोल्यूशन बन जाता है तो फिर सोल्यूशन के लिए वैलिड हो जाती है। अब ये जो लिखा है ये सही लिखा है, इसमें वैल्यू गलत पड़ी है, इसकी वैल्यू ऐसे आएगी। अब देखो वाटर का भी OH आयन होगा तो ये वैल्यू इतनी आएगी, वो हमने अभी इधर सॉल्व की है। आप ये डालो, अब H आयन ऐसे निकालो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूं, डरिएगा नहीं आप लोग, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। अब पीएच मार दो, अब आप इसको ओपन करो तो ये हुआ 7 माइनस लॉग 1.1। अब इसको अंदर ले जाओ, देखो आंसर वाला सेम आ रहा होगा। हाँ -7 होगा, सही कह रहे हो यार तुम। और ये अब सही है ना? हाँ अब ये देखो वो और सेम है। तो होता क्या है कि बच्चे इस डायरेक्शन में जब जाते हैं तो उनको ये बात ध्यान रखनी पड़ती है, वो ये ध्यान रखते नहीं है। इसमें क्या है, तुम ध्यान रखो ही नहीं, अपने आप सही आ जाएगा। तो इस ऑर्डर में चलने से क्या होता है, आपको कोई नई बात ध्यान नहीं रखनी क्वेश्चन करते समय, वो अपने आप आंसर दे देगा, गलती होएगी नहीं, अपने आप वो सेट है। मतलब मैंने उस जगह को सेट कर दिया है तो अपने आप आंसर सही आएगा, गलत आएगा ही नहीं। आप चाहे गलत सोचो चाहे सही सोचो, आंसर सही आएगा आपका। इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज का ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं यार ये इक्वेशन, क्योंकि हम याद करके ये बैठे होते हैं HN इंटू OH इक्वल टू 10 की पावर -14। तो देखा OH कितना है 10 की पावर -8, उठा के डाल दिया, HN आया 7, 6 निकाल दिया, और ऑप्शन 6 होगा, ऑप्शन 6 होगा वो टिक कर देगा। और जबकि देखो पीएच 7 से छोटा है तो सोल्यूशन क्या होगा, NaOH का सोल्यूशन है, आंसर आ रहा है एसिड, तो ये तो गलत तो ही है। तो इतनी बातें बच्चा नहीं सीख पाता है क्योंकि उसको 2 ही महीने मिले, 15 दिन मिले। हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमें टाइम बहुत दिया गया है, 20 साल मिले, नहीं तो हम भी वहां थे तो हमें 11th में चैप्टर ज्यादा समझ ही नहीं आया था। भाई 11 का चैप्टर है, जब टीचर ने पढ़ाया मैंने पढ़ा, तो यार कुछ क्वेश्चन निकलते हैं वही डायरेक्ट फार्मूले वाले, बाकी होते ही नहीं थे। और क्यों नहीं होते थे, मैं भी फार्मूले ही रट के बैठा था, कॉन्सेप्ट आधे अधूरे हैं, गायब है। ठीक है, फिर ये हुआ कि जो चीज नहीं आती है तो पेपर जब खत्म होते हैं उसके बाद ही होता, जो जो चैप्टर वीक है उनको फिर से पढ़ो। तो जब दोबारा पढ़ा तो थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं यार इसमें कुछ और भी चीजें हैं, डाटा बेस्ड चैप्टर है, मगर फिर भी बहुत नहीं हुआ। 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद इस पर कॉन्फिडेंस मुझे आया था, मगर तुम्हें जल्दी आएगा क्यों, क्योंकि तुम लोग के पास एक्सपोजर ज्यादा है। हम लोग के पास एक्सपोजर या टीचर नहीं मिला तो बस बुक ही है। अब बुक से कितना बच्चा समझ पाता है, जैसे तुम वैसे हम, तो टाइम हम लोगों को ज्यादा लगता था। तुम्हारे पास टीचर, बुक, यूट्यूब सब कुछ रहता है, 1000 तरीके के बैच, तो तुम लोग तो कर ही लेते हो। हाँ जाने कितने बैच होंगे तुम्हारे पास, तो बात समझ पाए। तो आप इसी ऑर्डर में चलोगे, नहीं तो यहां पे तुम गलती कर दोगे, और ऐसे कर रहे हो तो तुम्हें गलती मिलेगी नहीं, तुम कहोगे यार सही तो कर रहा हूं, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। और वैसे तुम्हारा आंसर भी मैच करेगा, तुम ध्यान ही नहीं दोगे, वो जब -1 आ रहा होगा तब ध्यान दोगे कि ये गलत कैसे हुआ। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अब एक आध क्वेश्चन तुम भी तो करोगे यार, करो भाई, करो करो जल्दी से क्वेश्चन करो। पीएच आप सोल्यूशन अभी चलेगा, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ाया, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ाया, मिक्सचर आप एसिड, मिक्सचर आप बेस, एसिड बेस का मिक्सचर उसका पीएच, फिर वीक एसिड। ठीक है, तो अभी ये चलेगा हमारा, देखें जरा। अब देखो सबसे पहले समझो ये क्या है, बेस। यदि बेस है तो बेस का पीएच 7 से ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर तो फर्जी है कि नहीं भाई। सोल्यूशन बेसिक है तो बेस का पीएच 7 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इन दोनों में तुक्का मारना है कि नहीं। अब करना कैसे है, तो रूल वही है,
पीएच इक्वल टू, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अब पेपर में कर रहा हूं, तो अब फार्मूला ने लिख के सादा पुट कर दिया, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन ओ एच आयन। देखो ये लिखा है 10 की पावर -3 और ये 2, अब ये वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है तो वाटर छोड़ दिया। अब इसको लिखना मैंने सिखाया है, ये लिखो और ये लिख दो 3 और यहां से यहां तक, इसका मतलब 2 से कम आएगा। ओ ये क्या हो रहा है, अच्छा 1 मिनट यार, रहता इसलिए फैला, ये पीओएच निकला है ना, हाँ अब एच आयन निकालो तो ये ऐसे हो गया, तो इसका मतलब 11 से ज्यादा आंसर आएगा, सी आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं? अब तुम कह रहे हो एक और करोगे तो फिर ठीक है भाई, ऐसा नहीं है, तुम ये मन की आंखें जो हैं उनसे काम हो रहा है, करो सब लोग, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तब तक पानी पी लेता हूं। समझ तो पा रहे हो क्या चल रहा है? हाँ और बताओ क्या है ठीक? वन बाई एक जाने, अच्छा आज नहीं, हाँ कल, ठीक है कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उस पर वाईटी पे 2 लेक्चर में खत्म करेंगे, सैटरडे को एक पार्ट, संडे एक पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। संडे को आपको एक्स्ट्रा क्लास होगी, क्योंकि देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है, डाटा चेंज होने से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज होता है, तो मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम फील करोगे। तो संडे को भी इसकी क्लास रहेगी, संडे को आपका टेस्ट नहीं है, तो संडे को भी आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास लूंगा, ठीक है, बस 2-3 घंटे लूंगा बस। हाँ अच्छा हाँ कर देता हूं। देखो पहले तो यार हमें कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब यार इसको सॉल्व करो, ऐसे आएगा, कट्टम काट खेल लो, 0 0 और 20 पंचे, है ना। अब ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -2, तो यही OH आयन का होगा, तो POH आ गया, डायरेक्ट लिख दूं भाई, अच्छा लिख देता हूं, बच्चे कहेंगे यार अब आप इतना डायरेक्ट आ गए, देखो POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, तो OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू ये, अब ये 10 की पावर -6 से ज्यादा है, तो वाटर के 10 की पावर -6 को निगलेक्ट कर देंगे, क्लियर है, तो मैंने निगलेक्ट कर दिया, अब ये लिखा और यहां से यहां तक छाप दिया, तो पीएच पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो माइनस पीओएच करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया 12 प्लस समथिंग आ रहा है, तो 12 प्लस समथिंग का एक ही आंसर है, 12 प्लस समथिंग मगर 13 से छोटा, क्योंकि log 5 है ना, log 5 की वैल्यू 1 से कम होती है, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 10 से नीचे जो भी होगा उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, है ना, समझ गए सब लोग, कर लोगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसी जगह से उठाऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सिर्फ खत्म किया है, अभी इसमें बहुत सारा बाकी है।